हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब करीब आ गया है, उस हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना सही है। तो इसलिए अब जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, ठीक है। अगला है, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है रामस्य। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या है? रामस्य। अगला है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एकवचन का रूप है पठसी। पठ धातु के वर्तमान एकवचन का रूप है पठसी। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका पहला पद या तो उपसर्ग या तो अव्यय रहता है, ठीक है। पहला पद या तो उपसर्ग या तो अव्यय, दूसरा पद संज्ञा रहता है अव्ययी भाव समास का। अगला देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक इनमें से कौन रहे? नई कविता के प्रवर्तक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नई कविता के प्रवर्तक रहे। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो घनानंद की कृतियाँ है ब्रज भाषा में। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, इसका सही आरोही क्रम चुनना है हमें। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? तो 6। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है आरोही क्रम। ऑप्शन सी छायावाद। छायावाद से पहले 2 युग हुए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। छायावाद के बाद प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी युग, फिर नई कविता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी ये सभी ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, यह सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ये पहले तो भाषा नहीं, ये सभी बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बघेली नहीं आती है, बल्कि ये तीनों आती है, ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हैं। नहुष नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? तो नहुष नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है नहुष नाटक। अगला है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम है। नीमा कबीरदास की माता रही। अगला देखिए, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हुए बाल मुकुंद गुप्त। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय काव्यधारा, मतलब ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे माखनलाल चतुर्वेदी, और इन्हें भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। अगला देखते हैं, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार रहे भवभूति। मालती माधव के रचनाकार कौन रहे? भवभूति। अगला प्रश्न है,
जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वह है रौद्र रस। कौन सा रस है इसमें? तो रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस है इसमें। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका जो कवित्री का जो शुद्ध रूप है यहाँ पे वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है हमें। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि, ठीक है, इति जोड़ आदि। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका इनमें से कौन रही? बंग महिला। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन रही? तो बंग महिला। गमन का विलोम इनमें से क्या है? गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। गमन का विलोम आगमन। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल, यहाँ पे देखिए थोड़ा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया है किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य? का की जगह पे यहाँ पे या हो जाएगा। इन रासो ग्रंथ है, ये सभी रासो ग्रंथ है, ये सभी रासो ग्रंथ है। तो इसमें से कौन सा एक प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य है? तो बीसल देवरासो। बीसल देवरासो एक प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य है। और बीसल देवरासो नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो परमाल रासो है यह जगनीक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका यह भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य रहे? तो अष्टछाप के कवि नंददास जो रहे वो शिष्य थे विट्ठलनाथ के। किसके शिष्य थे नंददास? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। प्रेरणा नामक कहानी रचित है इनमें से किनके द्वारा? तो प्रेमचंद के द्वारा प्रेरणा नामक कहानी रची गई है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 19 बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो पद्मराग। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्मराग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आगे देखते हैं, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, इनमें से कौन कौन है? अनुभाव के 2 भेद हो गए कायिक और सात्विक। अनुभाव के 2 भेद हैं कायिक और सात्विक। सही कथन इनमें से चुनना है हमें। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, यह गलत है। अवधेश का विग्रह अ जोड़ देश होगा, गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, यह भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। य और व ये जो ध्वनियाँ है यह अर्धस्वर कहलाती है। अगला है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता पूछा गया है। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक
ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन डी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, यहाँ पे ची के जगह पे चिन्ह होगा, ठीक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन डी। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची जो है वह गलत है? तो सूर्य। देखिए, कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी सही है। परंतु सूर्य का दिवस, याम, वासर यह गलत है। अगला देखिए, लंबोदर उदाहरण है किस समास का? तो लंबोदर जो उदाहरण है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? तो मितव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम मितव्यय। अगला प्रश्न है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ क्या है? चैन की वंशी बजाना का अर्थ है मौज करना। चैन की वंशी बजाना यानी मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला देखते हैं, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा? रमासु। रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा? रमासु। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है? ये जो पंक्तियाँ हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण विनु न विराजई, कविता वनिता मीत। तो यह जो पंक्ति केशवदास की पंक्ति है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ। उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। उत्साह शब्द विशेषण उत्साहित। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? वीरांगना उपन्यास के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। वीरांगना उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता यानी भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? तो यह निषेधवाचक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सभी पताका के पर्यायवाची है। प्रस्तर का पर्यायवाची पाषाण, पाहान इत्यादि है, ठीक है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? रस्सी। आगे देखते हैं, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अधीर। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। अगला है आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची जो नहीं है वह है राम भक्त। इसमें राम भक्त जो है यह हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी। मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास किस में है? कौन से शब्द में कर्मधारय समास है? तो नीलोत्पलम में
कर्मधारय समास है, ठीक है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। गौशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है ना के लिए, तो गौशाला का समास विग्रह किस प्रकार हो जाएगा? गौ के लिए शाला, ठीक है। अगला है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, उसमें कौन सा छंद, मतलब उसे कौन सा छंद कहा जाएगा? तो उसे रोला छंद कहा जाएगा, ठीक है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो उसे कौन सा छंद कहा जाएगा? तो रोला छंद कहा जाएगा। गुण, काव्य का वह गुण, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाएगा? तो वह ओज गुण कहलाएगा। अगला देखिए, तरु रिपु रिपु, तरु रिपु रिपु धर रेखी, यहाँ पे रेखी के जगह पे, रेखी के जगह पे यहाँ पे देखी होगा। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिनी तिय अकुलाए। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिनी तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व काव्य दोष है, ठीक है। क्लिष्टत्व काव्य दोष है। क्लिष्टत्व का अर्थ क्या होता है? कठिनाई। यानी जिस वाक्य में, मतलब जब किसी वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हमें समझ में ना आए, कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेना, वाक्य में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेना जिसका अर्थ ही ना पता चले, तो वहाँ पे काव्य दोष क्या हो जाएगा? क्लिष्टत्व, ठीक है। अगला देखिए, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वह है दोहा छंद, ठीक है। दोहा छंद, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके समचरणों में यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है एवं विषम चरण यानी हो जाएगा प्रथम एवं तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, वही क्या होता है? दोहा छंद होता है। और दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद्र है। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के कुछ अन्य नाटक है जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट, ठीक। अगला देखते हैं, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? तो रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समीक्षक कौन है इनमें से? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों पर परखा, मतलब हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांत पर परखने वाले समीक्षक कौन रहे? तो रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है इनमें से? मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी। इसके अलावा आपका बंटी एक बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक एक उपन्यास है आपका बंटी जो मनु भंडारी द्वारा रचित है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। कान भरना यानी चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर अलौकिक, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देव कवि किस जिले के थे? देव कवि इटावा के थे। कहाँ के थे देव कवि? किस जिले के? तो इटावा के। इसके अलावा देव रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता रहे चंद वरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्टुप
अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है। अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है जो संस्कृत काव्य में ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अनुष्टुप एक छंद, ऐसा छंद है जो संस्कृत काव्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से। यहाँ जो दिख नहीं रहा है ना, वो वहाँ पे से है, देखिए यहाँ पे से। ठीक है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर भी आगे वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। मुरझाई हुआ, देखिए यहीं पे गलत हो गया। मुरझाया हुई यहाँ पे गलत है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा, यहाँ पे द्वारा नहीं होगा। इस प्रकार यह तीनों यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्रबंधु ने। मिश्रबंधु के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रहता है? तो मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद, ठीक है। मिश्रबंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला जो 3 भाग रहा वह 1913 में प्रकाशित होता है, और जो चौथा भाग रहता है वह 1934 में प्रकाशित होता है। ठीक है, और मिश्रबंधु द्वारा लिखित जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वह क्या नाम है उसका? मिश्रबंधु विनोद। और मिश्रबंधुओं में 3 मिश्रबंधु, मतलब मिश्रबंधु कोई एक इंसान नहीं है, यह 3 लोगों से मिलकर बना है मिश्रबंधु। जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? मिश्रबंधु। अगला देखिए, अन्याय शब्द का, यहाँ पे अन्याय होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अन्य जोड़ अन्य। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। भामा की रचना जो है वह है काव्य अलंकार। भामा की रचना क्या है? काव्य अलंकार। भारवी की रचना है किरातार्जुनियम। भारवी की रचना क्या हो गई? किरातार्जुनियम। और भामा की रचना है काव्य अलंकार। श्रीहर्ष का ग्रंथ इनमें से क्या है? नैषध काव्य। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। ठीक है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1865 ईस्वी में की। विट्ठलनाथ ने 1865 ईस्वी में की। अपने 4 शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ ने 1865 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से। सूरदास के दृष्टिकूट पद पर, यहाँ पे पर के जगह पे पद होगा, पद। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरदास के 118 दृष्टिकूट पद है जो उनके ग्रंथ साहित्य लहरी में संकलित है। सूरदास के 118 दृष्टिकूट पद उनके ग्रंथ साहित्य लहरी में संकलित है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या रही? तो खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद के कामायनी की भाषा रही खड़ी बोली। और कामायनी में कुल 15 सर्ग है, जिसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद। पहला और अंतिम के बारे में पूछा जाता है। कुल 15 सर्ग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो अंधेर नगरी। समय के आरोही क्रम में सी रचना पहले आई तो अंधेर नगरी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषाभूषण। भाषाभूषण केशव का नहीं है, बल्कि यह राजा जसवंत सिंह द्वारा रचित है। भाषाभूषण किनकी रचना है? राजा जसवंत सिंह की। बाकी ये जो सभी है ना यहाँ पे रचना, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और विज्ञान पंक्ति के जगह पे विज्ञान गीता होगा। ये सभी जो है यह केशवदास की रचना है, परंतु भाषाभूषण राजा जसवंत सिंह की रचना है। और विज्ञान पंक्ति नहीं, विज्ञान गीता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसके अलावा प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, ये भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है और इनके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर।
रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग काव्य कृति की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को सर्वप्रथम राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया गया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकवि किसे कहा, मतलब मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहकर किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इसका पहला पद देखिए यहाँ पे संख्यावाचक है, पहला पद इसका संख्यावाचक है। और रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।